व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। अब इंटरक्रॉपिंग तो हमने एक क्वेश्चन में पीछे भी डिस्कस किया था, इंटरक्रॉपिंग क्या है, और फिर आ गया क्रॉप रोटेशन। तो इन दोनों चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन दोनों किस लिए किए जा रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, किसान को मैक्सिमम बेनिफिट हो, और क्योंकि उसके पास बहुत छोटा एरिया है, लिमिटेड लैंड है। अब जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं जिसमें कोई खेती करता है, उसके पास वो निश्चित एरिया ही है, वो उसी एरिया में जो है वो फसल उसको उगानी है। अब इसी एरिया से वो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता है। तो एक तो तरीका है इंटरक्रॉपिंग। अगर मान लो हम पंक्तियों में कोई फसल लगाते हैं, तो हमने ये रोज के अंदर, अब बीच में जो गैप है इसमें अगर दूसरी कोई फसल लगा दी जाए, दूसरी कोई क्रॉप लगा दी जाए, तो क्या होगा कि हमारा जो बचा हुआ एरिया था, या जो एरिया हमें खाली छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए, वो भी यूज हो गया। अब वो भी यूज हो गया तो इससे क्या हो गया, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल गया। तो ये है इंटरक्रॉपिंग। ये इंटरक्रॉपिंग है जहाँ रोज के अंदर जो है वो खेती की जाती है, और अलग अलग पंक्ति में अलग अलग रोज में अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है। या दो से अधिक फसलों को ऐसे रोज के अंदर लगा दिया जाता है, पंक्तियों में लगा दिया जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग हेल्प किस लिए कर रही है, कि एक तो उससे जो है पेस्ट और डिजीज वो स्प्रेड नहीं होते ज्यादा, क्योंकि ज्यादा एरिया बचता नहीं। तो इंटरक्रॉपिंग उसको भी हेल्प कर देती है। साथ ही अगर इस तरह की दो फसलें लगाई जाएं कि जो जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें, तो ये भी बेनिफिट हो सकता है। कि जैसे मान लो कि हम गेहूं की फसल के साथ बीच बीच में गैप में दाल की फसलें लगा दें, या राइस के साथ जो है कहीं पर जो है वो पल्सिस को हमने ग्रो कर दिया, तो पल्सिस क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देंगी, और वही नाइट्रोजन रिक्वायर्ड किसके लिए हो जाएगी, पैडी की क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट हो जाएगी, धान की फसल के लिए। तो बेनिफिट भी हो गया, और इससे क्या हुआ, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई, बट क्योंकि हम यहाँ पर जो है पल्सिस को जो वाटर के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, तो हम उनको जो है साइड में किसी कॉर्नर पे या इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया बतौर, तो समझने के लिए, कि इस तरह की दो क्रॉप्स को एक साथ अगर हम ग्रो करें जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है। वहीं क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये समझ लो, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन को कहते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। अब आपने देखा ही होगा अक्सर, पहले अभी इस समय कौन सी फसल बोई हुई है खेतों में, चलो हम इसी से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। तो अभी जो है गेहूं की फसल हो रही है, यानी वीट। जब ये फसल कट जाएगी इसके बाद क्या होगा, कि इसको काटने के बाद जो है फिर एक और फसल लगाई जाएगी, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि ज्वार बोई जाएगी, ठीक है। फिर किसान फिर धान बो देगा, पैडी, ठीक है। तो मैज मक्का बो देगा, या ज्वार के स्थान पर चलो मक्का ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, फिर से पहली फसल। तो एक समय पर एक साथ फसलें नहीं उगाई जाती हैं, एक रोटेशन में फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल डिप्लेशन है, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको घटने से रोका जाता है, ठीक है। उसमें जो सॉइल फर्टिलिटी है वो तेजी से, अगर मान लो ऐसा होता कि मैंने गेहूं बोया, फिर गेहूं बोया, फिर गेहूं बोया, बार बार सेम क्रॉप अगर बोई जाती है किसी फील्ड पर, तो उससे क्या होगा कि उस फील्ड की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वो बहुत तेजी से घटनी शुरू हो जाएगी, और आगे जाकर के उत्पादन बिल्कुल गिर जाएगा, कुछ प्रोडक्शन होना ही कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, रोटेशन किया जाता है, ठीक है, सॉइल डिप्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही कुछ सॉइल फर्टिलिटी इससे बढ़ती है, क्योंकि पौधे जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट को सॉइल के अंदर जमा भी करते हैं। अब किसी एक फसल को कोई सा न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरे को वो उसमें जमा कर देती है मिट्टी के अंदर, दूसरी फसल को वो न्यूट्रिएंट चाहिए जो पहले वाली फसल ने जमा किया है, और वो किसी और न्यूट्रिएंट को जो है उसमें जमा कर देती है जो किसी और फसल को चाहिए। तो ये साइकिल जब किसान को पता होती है तो वो क्रॉप रोटेशन अच्छे से कर सकता है, और इससे जो है मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है, सॉइल इरोजन को भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन के कई सारे फायदे हैं, है ना। तो ये दोनों ही मेथड यूज किए जाते हैं, और जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इससे हमें फर्टिलाइजर की भी जरूरत कम पड़ती है, ठीक है ना। सॉरी। तो फर्टिलाइजर की जरूरत को नियंत्रित करने के लिए और उसको कम करने के लिए भी इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन किया जाता है। तो इससे हमें उसको कंट्रोल करने में, साथ ही जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो वीड, फसल के में जो खरपतवार है, वीड जो है, वीड भी कम पैदा होते हैं। खरपतवार या वीड किसे कहते हैं, तो वीड कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को जो हमारी इच्छा के बगैर भी खेत में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं वीड्स। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है कि इस तरह के दो मेथड जो है वो यूज करे जाएं। पेस्ट कंट्रोल के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो कई सारे इसके फायदे हैं, इंटरक्रॉपिंग के या क्रॉप रोटेशन के फायदे कई हैं। ये हमने समझ लिए, इंटरक्रॉपिंग क्या है ये आपको क्लियर हो गया।
कि एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को रोज के अंदर लगाना, वो है इंटरक्रॉपिंग। और क्रॉप रोटेशन क्या है कि एक खेत में पहले एक फसल, उसके बाद फिर दूसरी फसल, फिर कोई तीसरी फसल, उसको यानी एक ही फसल हम लगातार बोते नहीं जाएंगे, कि ऐसा नहीं करेंगे गेहूं के बाद फिर गेहूं, फिर गेहूं, फिर गेहूं, ऐसा नहीं करते हैं हम। जो है रोटेशन में फसलें लगाते हैं, तो वो है क्रॉप रोटेशन। क्लियर है?